गुड इवनिंग दोस्तों। साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और बिल्कुल आज हम कुछ करने वाले हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और लगातार हम जो यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे थे पंचायती राज का, जिसमें हम थ्योरी में एक टॉपिक पढ़ रहे थे। और उस टॉपिक का क्या नाम है? तो आप सभी को पता है उस टॉपिक का नाम है ग्राम सभा। ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? ग्राम सभा। मैंने क्लास में भी अक्सर कहा है कि हम ग्राम सभा को दो स्तर में पढ़ते हैं, एक आपके सामान्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से और एक आपके अनुसूचित क्षेत्र के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, गुड इवनिंग सारे लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, अच्छा, मैं इधर क्वेश्चन कराने के टाइम कई बार कमेंट नहीं पढ़ पाता या आपका नाम इंडिविजुअल लेके गुड इवनिंग नहीं बोल पाता, उसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, हमारा पूरा फोकस रहेगा क्वेश्चन करने पे। और अभी तक हम जो थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे ग्राम सभा, उसी का मैं करवाने वाला हूं आज आपको एमसीक्यू। ठीक है, और बिल्कुल आपका थ्योरी लगभग लगभग 95-96% कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको एमसीक्यू करने में भी बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न जो आपके आंख के सामने आपको दिखने वाला है, ग्राम सभा की परिभाषा के विषय में बात कर रहा है। ठीक है, आज हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है वो आपके एडीओ के एग्जाम में पूछा गया होगा, हो सकता है वो आपके सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया होगा, हो सकता है व्यापम के किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। तो मैंने सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके लिए आपके लाया है, जिसमें पहला प्रश्न आपके आंख के सामने है। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। चलिए ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्ट, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्ट किसी से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। पहला, क्या आदर्श ग्राम? मैंने एक पीडीएफ अपलोड करवाया होगा ऐप में, जिन लोगों ने परचेस किया होगा उसमें मैंने 3 से 4 अलग अलग डेफिनेशन दिया है आपको। और क्लास में भी मैंने यूट्यूब पर एक दिन बताया हुआ है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें मैंने किसी भी प्रकार से आपके आदर्श ग्राम के बारे में नहीं कहा था। ठीक है, हमने बात किया था वन ग्राम। सरगुजा संभाग में आप जाओगे या आप बस्तर संभाग में जाओगे तो वहां पर आपको दिखने को मिलेगा, जहां पर आपके पंचायतों के अंतर्गत बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। तो वो हो गया आपका वन ग्राम। अगला है आपका राजस्व ग्राम। अगला क्या है आपका? राजस्व ग्राम। अनुसूचित ग्राम ऐसा हमने कोई परिभाषा में नहीं पढ़ा है, बस वो पीडीएफ पढ़ लेना जो मैंने ऐप में अपलोड करवाया है। ठीक है, और बिल्कुल आप सभी को मैं बता दूं कि वन ग्राम या राजस्व ग्राम के अंतर्गत आता है तो दूसरा और तीसरा, यानी कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन लगभग लगभग, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है और बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल सही भी है। तो याद रखना है बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, 1 और 4 नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? 2 और 3 होगा। ठीक है, याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3। ठीक है, ये सी नहीं होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्ट किसी निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा कहलाता है। तो उसमें आपके वन ग्राम और राजस्व ग्राम के बारे में बात किया गया है। ठीक है, आपके वन ग्राम और राजस्व ग्राम के बारे में बात किया गया है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर। ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था। पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर संविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, क्या चीज याद रखोगे? ठीक है, राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर बिल्कुल नहीं होगा। अगला, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 का ख। 243 का ख किसके बारे में बात करता है? ग्राम सभा के गठन के बारे में, पर यहां पर परिभाषा पूछा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर संविष्ट किसी ग्राम से संबंधित
निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय क्या कहलाता है आपका? ग्राम सभा। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे जितने भी प्यारे बच्चे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है और बिल्कुल सारे लोगों का आंसर भी सही है। बिल्कुल डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चूंकि अभी हम लगातार ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू यदि हम एमसीक्यू कर लिए तो वो एमसीक्यू बिल्कुल मजा आ जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। बी दिया है कलेक्टर द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। सी आयुक्त द्वारा लोक सूचना के माध्यम के रूप में विनिर्दिष्ट। या डी दिया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, गलत। आयुक्त द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, गलत। कलेक्टर द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, गलत। बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। बात कर रहा है अधिसूचना की, और अधिसूचना कौन जारी करता है? आपका राज्यपाल। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों जितने लोगों ने आंसर दिया है ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन से पंजीकृत हो सकते हैं? समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, या ग्राम में रहने वाला वह व्यक्ति जो विधान सभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता हो। अर्हता का मतलब क्या होता है? योग्यता। अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चों के ऊपर कि बिल्कुल इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने लगातार 3 दिन से या 4 दिन से क्लास देखा होगा उनमें से कोई इसका आंसर गलत करेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा क्लास, यदि आप लोग नहीं देख पाए हैं तो बिल्कुल आप सब देख सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? समस्त वयस्क पुरुष, बिल्कुल नहीं। समस्त वयस्क स्त्रियां, वयस्क मतलब कहने का मतलब जिनका उम्र 18 साल हो चुका है। ठीक है, ग्राम में रहने वाला सभी व्यक्ति, नहीं। हो सकता है कोई आदमी इंग्लैंड से आके रहता होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। बल्कि ग्राम में रहने वाला वह व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता हो। ठीक है, और बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग बच्चों ने कमेंट किया है डी, और डी वालों बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, किसी ग्राम की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? किसी ग्राम की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। याद करो कल का क्लास जब मैंने कहा था सरपंच और पंच को गणपूर्ति के लिए पहले 3 मौका मिलता है। कितना मौका? 3 मौका। 3 मौके पर यदि गणपूर्ति इकट्ठा नहीं कर पाए तो इनके नाम से क्या जारी होगा? नोटिस। इनके नाम से क्या जारी होगा? नोटिस। और इसके बाद याद रखना है इसके बाद 2 बार इनको और मौका मिलेगा।
यानी कि टोटल 5 बार मौका मिलेगा घनपूर्ति इकट्ठा करने का। ग्राम सभा में 5 बार और ग्राम पंचायत में 3 बार। आगे हमारा अगला टॉपिक होगा ग्राम पंचायत, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ग्राम सभा में 5 मौका और ग्राम पंचायत में 3 मौका। इट्स क्लियर। क्वेश्चन, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 बिल्कुल सही है। कुल संख्या का 1/3 गलत। कुल संख्या का 1/2 गलत। महिला 1/10 गलत। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, ये सही है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। ठीक है, सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। 1, 5 और 7। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकों में चलिए, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, पर हम फिर से वापस आ चुके हैं और बिल्कुल हम इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? अच्छा, 5 का आंसर कई लोगों ने नहीं देखा होगा, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं उनको। ठीक है, तो इसका मैंने केवल आंसर टिक करवाया था आपको। 1, 5 और 7 होगा। ठीक है, जिसमें ग्राम सभा की कुल संख्या 1/10, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला और सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। ठीक है, तो 1, 5 और 7 बिल्कुल डी वाले बच्चों का आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? वह कम से कम सदस्य संख्या, वह कम से कम सदस्य संख्या जिसमें किसी बैठक को स्टार्ट कर पाए, उसे हम कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। कभी कभी कोरम लिखा रहता है, कभी कभी गणपूर्ति। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के विषय में सही क्या है, बताइए। ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 महिला, गलत। ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 महिला सदस्य संख्या, सही, सही है। सदस्य संख्या का 1/6 और 1/10 महिला सदस्य, ये गलत है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/3 और 1/2 महिला, ये भी गलत है। अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगी, ये भी सही है। तो हमारा सही हुआ दूसरा और छठवां। देखो दूसरा और छठवां कहीं पर है क्या ऑप्शन में? बी। ठीक है, याद रखना है गणपूर्ति यदि इकट्ठा नहीं हो पाता तो आपका बैठक तुरंत स्थगित होगा।
उसी बैठक में अलग तिथि और आपके समय का निर्धारण किया जाएगा। जब ये बैठक होगा तो इसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, पर आप पांच चीजों पर आप पांच चीजों पर मीटिंग नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा। जब आपका पहला मीटिंग चल रहा था, किसी कारण से गणपूर्ति इकट्ठा नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, आप उसी मीटिंग में बैठकर अभी जो बैठक चल रहा था उसको स्थगित कर दोगे क्योंकि गणपूर्ति नहीं हो पाया है। और दूसरा, जब आप तिथि और समय का निर्धारण करोगे उसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, पर आप पांच चीजों पर उस ग्राम सभा की बैठक में बात नहीं कर सकते, जिसमें से पहला है आपका प्रशासनिक रिपोर्ट, दूसरा है आपका वार्षिक बजट, तीसरा है आपका वार्षिक कार्य योजना, लेखा संपरीक्षा तथा वार्षिक योजना, और पांचवा आपका क्या है, हितग्राहियों का चयन। दूसरा बार जब मीटिंग होगा तो होने दो, याद रखना है दूसरी बार जब मीटिंग होगा तो वहां पर गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, पर उस बैठक में आप पांच चीजों पर बात नहीं कर सकते। ठीक है, यदि पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है उन पांच चीजों पर बात नहीं कर सकते। तो बिल्कुल यदि गणपूर्ति इकट्ठा नहीं हो पाता है तो बैठक आपका स्थगित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। और अब तो जिनका पहला क्लास होगा उन लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िए और जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। ग्राम सभा के गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों से होता है। गलत। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्य से होता है, बिल्कुल सही है। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए, गलत। गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी होता है, गलत। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं, तो हमारा सही हो गया दूसरा, तीसरा और छठवां। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका सही है। जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा था, सी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है, गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई नहीं बता पाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको इसका आंसर बताया था, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। यह जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। दूसरा, ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी। बी, ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। और ए, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। तो यदि गणपूर्ति या जिसे हम कहते हैं कोरम आपका नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। तो याद रखना है आपको, मेरे सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ग्राम सभा का बैठक स्थगित हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों से होती है। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों से होती है। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए। गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी है और गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो दूसरा, तीसरा और छठवां आपका सही है। दूसरा, तीसरा और छठवां, ठीक है, सी। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा के विषय में सही क्या है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए, तो ग्राम सभा के विषय में सही क्या है यदि पूछा जाएगा, तो ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है, ये भी सही है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, ये आपका गलत है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही क्या नहीं है पूछा है, बाय मिस्टेक। ठीक है, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे नहीं दिख रहा है, सही नहीं है पूछा है। तो ग्राम सभा की बैठक में 1/10, ये तो सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला उपस्थित हो आवश्यक है, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है, ये भी सही है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, ये भी सही है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, यानी कि एक ये वाला आंसर होगा आपका। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आप टोटल 5 चीजों पर यदि गणपूर्ति नहीं है तो नहीं पेश कर सकते, जिसमें एक है आपका प्रशासनिक रिपोर्ट, दूसरा है आपका वार्षिक बजट, तीसरा है आपका वार्षिक कार्य योजना, चौथा है आपका लेखा संपरीक्षा, और पांचवा है आपका कौन सा, हितग्राहियों का चयन। ठीक है, तो याद रखना है, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित कर सकते हो, नहीं कर सकते। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को पद से हटाया जा सकता है, ये तो सही है आपका। तो पांचवा, छठवा और सातवां देखो, ठीक है, और बिल्कुल डी वालों का आंसर सही है। स्टार्टिंग में हम अप्रोच गलत लगा रहे थे क्योंकि क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन में आपसे पूछा है सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, और बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। पांचवा, छठवा और सातवां आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बेहद आसान, ठीक है, बेहद आसान प्रश्न। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, चलिए बताइए कौन करेगा। सबसे पहले हमने देखा कौन सा आपका, सरपंच। सबसे पहले हमने क्या देखा, सरपंच। सरपंच यदि अनुपस्थित है तो कौन करता है, उप सरपंच। प्रश्न आगे बढ़ गया, यदि उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, पंचायत सचिव अध्यक्षता की बात कर रहा है, अन्य ग्राम पंचायत का सरपंच, पंचायत का एल्डरमैन, बहुत ज्यादा एजेड है, वरिष्ठ है, या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है, बताइए। गणपूर्ति जिसे हम कहते हैं कोरम, तो कोरम या गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है बताइए। ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी पंच, और डी सरपंच और पंच दोनों। यदि ऐसा ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है, तो आपको कौन सा आंसर टिक करना है बताइए।
चलिए, बिल्कुल ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति या कोरम के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है पूछा है। सरपंच तो उत्तरदायी है, पंच भी है और सरपंच और पंच भी है, तो कौन नहीं है? उप सरपंच। बहुत सारे बच्चे कौन उत्तरदायी है टिक कर रहे होंगे, पर यहाँ पर क्या पूछा है आपका? कौन उत्तरदायी नहीं है, तो कौन उत्तरदायी नहीं है आपका? उप सरपंच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है पूछ रहा है। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा और दोनों की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच करेगा, वरिष्ठतम सदस्य करेगा। उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य की बैठक करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल हम देखते हैं। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है, बिल्कुल सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, ये भी सही है। उप सरपंच और सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच करता है, ये कथन आपका गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये भी गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, ये कथन भी आपका सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करती है, ये गलत है। तो पहला, दूसरा और पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? चलो ध्यान से पढ़ो बच्चों और बताओ जल्दी से कमेंट करके कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए। ये जब मैंने नोट्स दिया है आपको ग्राम सभा का, उसमें देखना छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई क्या है पूछेगा, तो याद रखना है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? वार्षिक लेखा विवरण, विगत वर्ष का अंकेक्षण या प्रतिवेदन, पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण और डी वार्षिक आय। चलिए बताइए जी। ग्राम सभा की बैठकों के संदर्भ में तो याद रखना है वार्षिक लेखा एवं विवरण बिल्कुल कर सकते हो, विगत वर्ष का अंकेक्षण भी कर सकते हो, वार्षिक आय व्यय भी कर सकते हो, पर पंच और सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पंच और सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण नहीं कर सकते। अरे भैया, ग्राम सभा की बैठक में हम उसका जमीन जायदाद या कितना पैसा है ये देखने नहीं आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कॉमन सेंस यूज करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत नहीं की जा सकती? बताइए। क्वेश्चन भले ही सेम दिख रहा होगा पर ऑप्शन थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा आपको, ठीक है। लेखाओं का वार्षिक विवरण बिल्कुल पेश कर सकते हैं, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट ये भी कर सकते हैं, वार्षिक बजट ये भी पेश कर सकते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण, पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण ये आप नहीं पेश कर सकते, नहीं कर सकते पूछा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, और उसके पहले आ चुका है साध्य पीएससी एकेडमी, ठीक है। यदि आप लोग प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं तो साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ भी दिक्कत होगा तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और बिल्कुल 1499 रुपये में 50% के ऑफ के साथ आपको 1499 रुपये में ये कोर्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल आप सब लोगों ने यदि अभी तक साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग आराम से बना सकते हैं। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है जमींदार पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत। कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? जिला पंचायत, तहसील पंचायत, जमींदार पंचायत। आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। अगला आंसर, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा की किस बैठक में बजट पारित किया जाता है? ठीक है, याद रखना है। क्या वो स्थगित बैठक होगा? नहीं। क्या वो विशेष बैठक होगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो असाधारण बैठक होगा? बिल्कुल नहीं। बल्कि ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है साधारण बैठक। इसमें किया जाता है साधारण बैठक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यह हो गया साधारण बैठक। ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या है? चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। तो प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, यह गलत है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुसार ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, ये भी गलत है। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक होगी। 1/3 याद रखना है, क्या है? 1/3। तो पहला, तीसरा और छठवा, ठीक है, बिल्कुल जहां तक मुझे दिख रहा है सी आंसर होगा। और बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया इसका। टाइम थोड़ा सा ले लीजिए पर आराम से बनाइए क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? ग्राम सभा की बैठक कौन सी तिथि असंबद्ध है? मैंने 6 डेट आपको बताया है, 6, जिसमें से एक है आपका 23 जनवरी। और ये 23 जनवरी को इसलिए करते हैं क्योंकि आज ही के दिन हमारे वीर क्रांति सुभाष चंद्र बोस जी का क्या मनाया जाता है? जयंती। आज उनकी 128वीं जयंती मनाई जा रही है सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, तो बिल्कुल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मनाया जाता है। और ग्राम सभा की ये बैठक 23 जनवरी को होती है, ये तो आपको पता है। 23 जनवरी के साथ साथ 14 अप्रैल को भी होता है, ये भी सही है। 20 अगस्त को होता है, ये भी सही है। इसके अलावा आपका 2 अक्टूबर और है आपके जून माह में सुझाई गई तिथि पर, और है आपके नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर।
तो सही कौन सा नहीं है, असंबद्ध कौन सा है, सी वाला आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक के विषय में सही क्या नहीं है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, सही है। चक्रानुक्रम में ग्राम पंचायत के ग्रामों में बैठकों होगी। ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों के लिखित अध्यपेक्ष किए जाने पर, क्वेश्चन क्या पूछा है, सही नहीं है। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये तो सही है। चक्रानुसार ग्राम पंचायत के ग्रामों में बैठक होगी, ये तो गलत है, मतलब यही होगा आंसर आपका। ग्राम सभा के 1/10 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य यदि लिखित रूप में मांग करते तो अध्यपेक्ष बुलाया जा सकता है बैठक, ये भी गलत है, तो यही ये भी होगा आपका ऑप्शन। जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन के अंदर नहीं बल्कि 30 दिन के अंदर, तो ये भी आपका कथन गलत है। तो कौन कौन सा हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए कौन से ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा होगा। ठीक है, थोड़ा सा वो ऑप्शन में वो कर दिया है, दूसरा, तीसरा और आपका छठवा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन में थोड़ा सा वो हो गया है गड़बड़। ठीक है, दूसरा, तीसरा और छठवा आपका क्या है, सॉरी, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका क्या है, गलत है। ये गलत है, ये दूसरा, ये गलत है, ये तीसरा और ये चौथा। तो दूसरा चीज, तीसरा और चौथा, ठीक है, ऑप्शन याद रखना, दूसरा, तीसरा और चौथा सही नहीं है आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। वार्षिक कार्य योजना के बारे में बात कर रहा है, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, सी ग्राम सभा में सरपंच उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो, और डी ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। टाइम ले लीजिए पर आंसर सही टिक करना है। ठीक है, क्या ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित होगा तो हम लोग हितग्राहियों का चयन, वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन, ये सब पारित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा का सरपंच उपस्थित है इस कारण से हम पारित कर देंगे क्या? नहीं। ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित है इस कारण से पारित कर देंगे? नहीं। ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो इस कारण से भी कर देंगे क्या? नहीं। तो क्या होगा? ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। ग्राम सभा में क्या उपस्थित हो? गणपूर्ति उपस्थित हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? सोशल ऑडिट इंपॉर्टेंट, ग्राम सभा की दिल दिमाग और जान, ये क्वेश्चन, और आज आप सबके लिए प्रेजेंट है ये क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है बताइए।
ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ठीक है, आपने एक धारा पढ़ा है, धारा 7। धारा 7 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है, ग्राम सभा के कृत्य एवं शक्तियों के बारे में। ग्राम सभा के कृत्य, कृत्य मतलब क्या हुआ? कार्य। तो कृत्य, कार्य एवं शक्ति के बारे में बात करता है। और इसी का वो क्वेश्चन है कि सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, सोशल ऑडिट कौन करता है? तो याद रखना है ग्राम सभा। स्पेशली यदि मैं बात करूं ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, तो याद रखना है ग्राम सभा। दूसरा, यदि ग्राम सभा के लिए बात करूं तो इसके लिए आपको दो धारा पढ़ना है, एक धारा 6 और एक धारा 7। धारा 6 कहता है आपके ग्राम सभा का सम्मेलन। धारा 6 किसके बारे में बात करता है? आपके ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में बात करता है। और दूसरा, धारा 7 किसके बारे में बात करता है? ग्राम सभा के कृत्य अर्थात कार्य एवं शक्ति के बारे में बात करता है। आपको लगेगा कि ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण है तो आपका ग्राम जनपद पंचायत, जिला पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो करता होगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो गलत सोच रहे हो आप। ठीक है, ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कौन करता है? आपका ग्राम सभा। इसके साथ साथ यदि मैं और बात करूं तो अध्याय 2, अध्याय 2 में हम धारा कहां से कहां तक पढ़ते हैं? 3 से लेकर 7 तक। कहां से कहां तक धारा पढ़ते हैं? 3 से लेकर 7 तक। धारा 3 किसके बारे में बात करता है? अधिसूचना। धारा 3 किसके बारे में बात करता है? अधिसूचना। और अधिसूचना कौन जारी करता है? तो याद रखना है राज्यपाल। किसी भी क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है? अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। धारा 4 किसके बारे में बात करता है? मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। मतदाता सूची से रिलेटेड याद रखना है प्रत्येक गांव का क्या होगा? मतदाता सूची होगा। धारा 5, 5 से मैंने आपको याद करवाया था, 5 से क्या हो जाएगा? पंजीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों का नाम ऐड नहीं है ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करना। अगला है आपका धारा 6। धारा 6 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है धारा 6 कहता है आपका ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम सभा का सम्मिलन, ये वाला ग्राम सभा का सम्मिलन। और धारा 7 किसके बारे में बात करता है? ग्राम सभा के कृत्य मतलब कार्य एवं शक्तियों के बारे में, जिसमें से एक है आपका सामाजिक अंकेक्षण, जो कि आपके ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, और मेरे बिल्कुल प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ए। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ठीक है, केवल ऑप्शन का सीक्वेंस चेंज हुआ है। पंचायती राज में यदि मैं टोटल बात करूं तो 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 क्या है आपके? धाराएं। पंचायती राज में 4 अनुसूची, 15 अध्याय और 132 क्या है आपके? धाराएं। ठीक है, और बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप में से कोई गलत करेगा। ठीक है, चलिए तो आगे अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। जनपद पंचायत नहीं, जिला पंचायत नहीं, सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, तो कौन करेगा? ग्राम सभा। ठीक है, इसका आंसर तो किसी ने गलत नहीं दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। नगर पंचायत का बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। दूसरा, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। तीसरा, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। चौथा, सरपंच बैठक बुलाता है। पांचवा, यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करे तो सरपंच बैठक बुलाएगा। या सही उत्तर का चयन कीजिए। चलो जी,
ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है पूछा। तो नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। सरपंच बैठक बुलाता है, सही है। ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करे तो सरपंच बैठक बुलाएगा, नहीं 1/4 नहीं बल्कि 1/3 है। सही पूछा है तो दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। यदि आप छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक जिला बल की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल 3 फरवरी से आपका ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 50% के डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा 1499 रुपये में। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आप इस कोर्स को स्टोर सेक्शन से जाके परचेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको आज का ये क्लास कैसा लगा बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताएंगे। क्या ऐसे ही सेशन रोज लाते रहना है? तो बिल्कुल आप सभी बताएंगे क्या ये क्लास आपको अच्छी लगी, क्या आपके बिल्कुल काम का है। क्योंकि लगातार हम 3 से 4 दिन से ग्राम सभा का टॉपिक पढ़ रहे थे थ्योरी, और उसके बाद मैंने आपको करवाया है आज एमसीक्यू। ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप एडीओ का एग्जाम दिलाओगे तो उसके लिए। ठीक है, चलिए। यदि आप आमीन पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसका भी डेट अनाउंस हो चुका है, तो बिल्कुल 30 फरवरी से इसका भी नया बैच प्रारंभ हो रहा है। 50% की डिस्काउंट के साथ 1499 रुपये में ये भी बैच आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर आप स्टोर सेक्शन से इसे बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए लगातार क्लास के साथ, आपको लगातार क्लासेस का फायदा मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ यदि आपको एडियो का क्लास परचेस करना है तो एडियो का प्राइस मैं आपको बता देता हूं, मात्र 2500 रुपये। मात्र 2500 रुपये में आपको एडियो का ये क्लास मिल जाएगा। इसके लिए भी सेम प्रोसेस, सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से इसे भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं और बहुत सारी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जाने से पहले लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा, और आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर से मिलते हैं और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।